डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। आपको हम पहले वीडियो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम फिनॉल की इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आज हम फिनॉल की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, फिनॉल की जो मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है वो है वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको भी बोलते हैं ARSE। ARSE की फुल फॉर्म होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हिंदी में इसको बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इधर देखो, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनॉल में किस स्थिति पर और कहां पर संपन्न होती है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, एरल एलाइड के चैप्टर के अंदर भी अपन इस रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, इसको कौन सुगमता पूर्वक देते हैं, इन सब के बारे में अपने को स्टडी करनी है। जो अब मैं तो इस चैप्टर में अपन फिनॉल पढ़ रहे हैं, तो फिनॉल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। जो फिनॉल में बेंजीन वलय की ipso स्थिति पर कौन सा समूह होता है, OH ग्रुप। ये OH ग्रुप लगा हुआ है। इस OH ग्रुप के पास लोन पेयर है। लोन पेयर का द्विबंध के साथ क्या है, संयुग्मन है। लोन पेयर का द्विबंध के साथ क्या है, संयुग्मन है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसमें अनुनाद होगा। अनुनाद यदि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ पर आएंगे, इधर ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये OH और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। तो देखो, मैंने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी है, अनुनादी संरचनाएं। तो देखो, फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से क्या स्पष्ट होता है, फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से ये स्पष्ट होता है कि फिनॉल में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिनॉल में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वहाँ पर संपन्न होती है। वो संपन्न होती है इसकी ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर। ये किससे पता चल रहा है अपने को, इसकी अनुनादी संरचनाओं से। देखो, अनुनादी संरचनाओं से कैसे पता चल रहा है, अपन ने अनुनादी संरचना पहले भी स्टडी करी है। इधर ये इलेक्ट्रॉन जब सप्लाई में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की विद्युतता उदासीन कार्बन की तुलना में कम होगी। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर सप्लाई होंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल होकर के एज ए लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। देखो, ये आ गई। तो ये फिनॉल की अपन ने 5 अनुनादी संरचनाएं लिख दी। इधर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। देखो, इन 5 अनुनादी संरचनाओं को देख करके स्पष्ट हो रहा है कि फिनॉल की दूसरी और तीसरी और चौथी संरचनाओं में, दूसरी और चौथी संरचना में ऑर्थो स्थिति पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि तीसरी संरचना में पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज है। इससे स्पष्ट होता है क्या कि बेंजीन वलय में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर उच्च होता है। जब बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर उच्च है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो बेंजीन वलय की ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर अटैक करता है। इसलिए फिनॉल में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। कोई दिक्कत? इधर देखना, ये बेंजीन वलय लिया अपन ने, इसकी ipso पर जो OH समूह लगा हुआ है, इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, +R इफेक्ट। तो +R इफेक्ट लगाने वाले अधिकांशतः समूह जब बेंजीन वलय की ipso पर स्थित होते हैं तो वो ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं।
और बेंजीन वलय पर जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो ये किस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। इसलिए ऑर्थो स्थिति पर यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा। इसी वजह से प्लस आर प्रभाव दर्शाने वाले समूह बेंजीन वलय की ईप्सो पर होते हैं। तो ऐसे समूह की उपस्थिति में बेंजीन वलय में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया ऑर्थो और पैरा पर संपन्न होती है और ये ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी समूह कहलाते हैं। तो यहाँ पर फिनोल है में OH ग्रुप है, इसका भी प्लस आर लग रहा है, इस वजह से फिनोल में भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया ऑर्थो और पैरा स्थिति पर संपन्न होगी। ये OH समूह जो है इसका प्लस आर प्रभाव लग रहा है, इस वजह से ये इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है बेंजीन वलय पर। तो ये OH समूह सक्रियणकारी समूह है, साथ ही साथ ऑर्थो पैरा निर्देशीय है। तो ये आने वाला कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है उसको जगह कहाँ पर देता है, इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जगह देता है। इट मीन्स क्लियर होता है आपको कि फिनोल के अंदर कौन सी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, कौन सी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण क्यों होता है, ये सब चीज़ इसकी क्लियर आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हुई होगी। ठीक, दैट्स ऑल। मैं आगे बढ़ता हूँ गाइज, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे से एक्सप्लेन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके। मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ इसके ARSE के। इन एग्जाम्पल्स को लेने से पहले मैं इसकी रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा करूँगी, तो इधर सुनना भाई। मैं ग्राउंड रिएक्टिविटी ऑफ ARSE, रिएक्टिविटी ऑफ ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या है। तो मैं कह सकता हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ ARSE, रिएक्टिविटी ऑफ ARSE ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस R प्लस H और प्लस I इफेक्ट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस R माइनस H और माइनस I इफेक्ट। अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह बढ़ाते हैं, त्यागी समूह तो इसकी बढ़ाते हैं रिएक्टिविटी को, जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह इसकी रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, घटाते हैं। इसकी को ARSE की रिएक्टिविटी। चले कोई दिक्कत किसी को, इधर सुनना। अब मैं बेंजीन वलय पर कुछ फिनोल में कुछ समूह जोड़ रहा हूँ, उसको आपको ये बताओगे कि कौन से समूह की उपस्थिति में ये ARSE की प्रति रिएक्टिविटी का घटताग्राम पूछ रहा हूँ। मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ कि नीचे दिए गए क्रिया कारकों को सुन लेना प्रश्न। नीचे दिए गए क्रिया कारकों को ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, उसके बारे में स्टडी कर देते। तो याद रखना कि फिनोल की जब ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, ऑर्थो पैरा मेटा पर जब इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह उपस्थित होते हैं तो उसकी ARSE के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक, जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होने पर, दो ये तो है इलेक्ट्रॉन त्यागी, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं दाता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, आकर्षी समूह। तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जब उपस्थित होते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन न्यून कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन न्यून कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो रिपल्सित होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन न्यून है, और इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज में क्या होगा, रिपल्सन होता है। ऐसी स्थिति के अंदर रिएक्टिविटी घट जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिकली रिच समूह होने पर, इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर स्थित होते हैं तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर जाता है और अट्रैक्टिव होता है उस साइड के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो। ठीक, मैं इसके रिएक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखो। पहला
ये फिनोल ली, इस फिनोल पर क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया CH3। दूसरा इस फिनेल पर इधर ये CH3 लगा दिया और इधर ये लगा दिया CH3। तीसरा इस फिनोल पर OH, ये OCH3 लगा दिया और ये CH3 लगा दिया। चौथा इस फिनोल पर, पांचवा इस फिनोल पर एक अपन ने NO2 यहाँ लगा दिया, तो एक NO2 यहाँ लगा दिया और इधर एक अपन ने ये दिया OH, NO2 यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा NO2 यहाँ पर लगा। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, कैसे लिखोगे आप देखो जरा। आपको ये समूह जुड़े हुए हैं इसके ऑर्थो और पैरा पर। इन समूहों का एप्सो के सापेक्ष एप्सो स्थिति क्या है, OH ग्रुप है। ऑर्थो पैरा पर ये समूह जुड़े हुए हैं, इनका इफेक्ट लगाना है अपने को। इसका प्लस H इफेक्ट लगेगा, इसका प्लस H के साथ साथ प्लस I लगेगा, इसका क्या लगेगा, प्लस H लगेगा, साथ ही साथ प्लस I लगेगा, इसका प्लस H लगेगा, साथ ही साथ प्लस I लगेगा। सॉरी, एप्सो के सापेक्ष ये कौन सा है, मेथिल समूह। कहाँ पर है, मेटा पर है। तो मेटा पर सिर्फ और सिर्फ गौर रखना भाई, ये गलती मेरे से भी हो गई है। देखो मैं इफेक्ट लगा रहा हूँ, ये गलती मेरे से हुई, अभी प्लस H लगा दिया था। लेकिन याद रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल ले हो चाहे इंक्रीजिंग निकालें, एप्सो स्थिति के सापेक्ष यदि कोई समूह मेटा पर होता है तो उसका नहीं तो प्लस H लगेगा, नहीं प्लस R लगेगा, नहीं माइनस H लगता है, नहीं माइनस R लगता है। एल्किल समूह का हमेशा प्लस H लगता है जब ये ऑर्थो और पैरा पर होते हैं एप्सो के सापेक्ष। याद रखना, एल्किल समूह का हमेशा प्लस H लगता है। कौन से एल्किल समूह का, कि उस एल्किल समूह का जिस पर कि एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। यदि एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है तो उस एल्किल समूह का प्लस H नहीं लगता है। प्लस H वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ केवल ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर कभी भी वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर इस एल्किल समूह का केवल और केवल प्लस I इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, प्लस I प्लस H नहीं लगेगा। जो पैरा वाला है इसका प्लस H और प्लस I दोनों लगेगा। इधर में एप्सो के सापेक्ष ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, तो लोन पेयर कंटेनिंग का प्लस R लगेगा, साथ ही साथ माइनस I लगेगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की विद्युलता ज्यादा है, कार्बन से माइनस I लग रहा है। लोन पेयर का वजह से प्लस R लग रहा है। याद रखिए, आप नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, इस लाइन को बोल रहा हूँ कि यदि बेंजीन वलय की एप्सो स्थिति पर कोई भी लोन पेयर वाला समूह जुड़ा हुआ है, लोन पेयर उसके पास हैं, जैसे कि OH ग्रुप के पास लोन पेयर है, तो उस एप्सो स्थिति पर उस समूह लगा हुआ है, तो एप्सो वाले समूह का उस बेंजीन वलय पर प्लस R इफेक्ट लगता है। ठीक, और सुनो, इधर यदि बेंजीन वलय पर एप्सो स्थिति के सापेक्ष ऑर्थो और पैरा पर कोई ऐसे समूह जुड़े हुए हैं जिस पर कि लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप का ऑर्थो और पैरा पर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हैं, तो इन लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुपों का भी कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस R इफेक्ट लगता है एप्सो स्थिति के सापेक्ष ऑर्थो और पैरा पर। मेटा पर लोन पेयर कंटेनिंग हैं तो प्लस R इफेक्ट नहीं लगेगा। केवल और केवल मेटा पर प्लस I और माइनस I कंसीडर करना है। जिसकी विद्युलता ज़्यादा होती है उसका माइनस I और जिसकी कम होती है उसका प्लस I। ठीक, ऑर्थो पैरा मेटा पर प्लस I और माइनस I वर्क करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी अलग होती है। ऑर्थो पर प्रेरणिक प्रभाव की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, पैरा मेटा पर उससे कम और पैरा पर सबसे कम, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, प्रभाव की प्रबलता। ठीक, इधर इसका प्लस R के साथ साथ माइनस I, इस CH3 का ये प्लस H और साथ के साथ प्लस I लगेगा।
इधर इस NO2 समूह का माइनस आर साथ साथ माइनस आई लगेगा, इस NO2 का माइनस आर साथ साथ माइनस आई लगेगा। इधर इस NO2 का माइनस आर के साथ साथ माइनस आई लगेगा और मेटा पर जो NO2 है इसका माइनस आई लगेगा। ठीक है, माइनस आर नहीं लगता है। अब माइनस आई के लिए भी एक लाइन बोल रहा हूँ, नोट कर लेना, 11वीं क्लास में पढ़ लिया है। जब कभी एप्सो स्थिति पर कौन सा समूह हो लोन पेयर कंटेनिंग होता है तो उसका प्लस आर लगता है। जब एप्सो स्थिति पर कोई ऐसा समूह है जिसको के पास मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, एप्सो स्थिति पर कोई ऐसा समूह हो जिस पर की मल्टीपल बॉन्ड हो, और मल्टीपल बॉन्ड का मतलब द्विबंध या त्रिबंध हो, उस मल्टीपल बॉन्ड वाले मल्टीपल बॉन्ड रखने वाले दो परमाणुओं में से एक परमाणु की विद्युत ऋणता अगर उच्च होती है तो उस समूह का बेंजीन वलय पर कौन सा इफेक्ट लगता है बिटाओ, कौन सा लगेगा, माइनस आर इफेक्ट लगता है। तो इस एल्डिहाइड समूह का बेंजीन वलय पर माइनस आर लगेगा, साथ ही साथ माइनस आई लगता है। इस एप्सो के सापेक्ष यदि ऑर्थो और पैरा पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जैसे NO2 जुड़ा हुआ है तो इस NO2 के पास भी लोन पेयर नहीं है। कोई कहे लोन पेयर हो कि नाइट्रोन की विद्युतता, नाइट्रोन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया, एक इसमें दे दिया, 2, एक इस बंध प्रणाली में दे दिया 3 और 2 किसमें दे दिए, तो इस ऑब्सेसिव बंध में 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, 5 ही और नाइट्रोन की वैलेंसी होती है। नाइट्रोन के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब इस NO2 समूह का ये एप्सो के सापेक्ष ऑर्थो पर है तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है ऑक्सीजन की, और इसके साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड का जब मल्टीपल बॉन्ड का द्विबंध के साथ संयुग्मन होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर इस कोई में तो ऐसी स्थिति के अंदर इस समूह का माइनस आर इफेक्ट लगता है तो इसका लगेगा माइनस आर। ठीक, नोट करने के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि माइनस आर सर कैसे लगा दिया आपने, तो मैं हिंट के लिए बता रहा हूँ। यदि बेंजीन वलय की एप्सो के सापेक्ष ऑर्थो और पैरा पर ऐसे समूह हो जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो और मल्टीपल बॉन्ड जिस समूह के पास है उसमें से कम एक एटम की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मल्टीपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इसमें एक एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, इसकी विद्युतता कार्बन से, इस कार्बन से बेंजीन वलय कार्बन से ज्यादा है। इधर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हुआ NO2 के अंदर तो इसकी विद्युतता कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की ज्यादा है। ठीक है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड रखने वाले समूह में एक परमाणु की विद्युतता कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसका क्या लगेगा, माइनस आर इफेक्ट। तो इसका NO2 का माइनस आर लगेगा। बूढ़ा जब मेटा पर होता है तो इसका केवल और केवल माइनस आई वर्क करता है, माइनस आर नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोन की विद्युतता कार्बन से ज्यादा है। पहला और इधर ऑर्थो पर माइनस आई भी काम करेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोन की विद्युतता कार्बन से ज्यादा है। तो विद्युतता के अंतर के आधार पर वो होता है। अपन ने निकाल लिया ये। सबसे पहले रिएक्टिविटी में प्लस आर वाले बढ़ाते हैं, माइनस वाले घटाते हैं। ठीक है, प्लस वाले अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागी होंगे प्लस वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो प्लस आर कहीं पर है क्या, देखो इसमें हो रहा है, एक तो प्लस आर लग रहा है, साथ के साथ प्लस एच। यहाँ पर 2 का क्या लग रहा है, 1 का प्लस एच लग रहा है, यहाँ पर 1 का प्लस एच तो प्लस आई लग रहा है। तो जब प्लस आर डोमिनेट होगा प्लस एच के ऊपर और प्लस आई के ऊपर, तो ये फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी रिएक्टिविटी होगी, देखो इसे यहाँ पर प्लस आर खत्म हो गया, उसके बाद प्लस एच वाला, उसके बाद रिएक्टिविटी थर्ड की, तो प्लस एच भी है साथ साथ प्लस आई। उसके बाद रिएक्टिविटी 2 की। अब देन ये 5 और 4 एग्जाम्पल हैं, ये माइनस वाले माइनस आर वाले हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी ऑब्वियसली सबसे कम होगी। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, फिनॉल, कोई नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा फिनॉल। ठीक, उसके बाद रिएक्टिविटी में 5 और 6 की तुलना करना चाहें अपन, तो 5 के अंदर माइनस आर वाले 2 हैं, माइनस आर वाले जितने होंगे रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, तो 6 की 5 की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आर वाले 2 हैं। इधर ये रहा कौन सा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई, यहाँ पर 1 माइनस आर वाला 1 माइनस आई वाला है, तो 6 की रिएक्टिविटी 5 से ज्यादा होगी। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, याद रखना।
ये ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैंने रिएक्टिविटी या घटताक्रम बताया है। ऐसे क्वेश्चंस जेई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर, नीट के अंदर, ओलंपियाड, एम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक तरीका से रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, ब्रेन मैपिंग क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको फंडामेंटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक जनरल GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक पार्ट बहुत बारीकी से आता है। यदि आपको फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, तो आप रिएक्टिविटी क्वेश्चंस को टच नहीं करें, हाथ नहीं लगाएं, बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। ये तभी समझ आ सकते हैं जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक, मैंने निकाल दिया, नो डाउट। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक, आगे चलता हूँ। ये मैंने रिएक्टिविटी बता दी ARSE के। अब मैं इसके ARSE के एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स पर आता हूँ कि फिनोल जो ARSE देता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर संपन्न होंगी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरोमेटिक ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के बारे में स्टडी करेंगे। अभी नोट करता हूँ। ठीक, मैं लिख रहा हूं एग्जांपल्स ऑफ ARSE। ARSE के एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स इधर देखना। पहला ले रहा हूं उसमें नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, देखो इधर, जब फिनोल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, जब फिनोल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ 2 से 98 केल्विन तापमान पर कराई जाती है, जब फिनोल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ 298 केल्विन टेम्परेचर पर कराई जाती है, तो अपने को ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। इधर नाइट्रेशन होगा पैरा पर, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और साथ ही साथ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है मेजर अधिक मात्रा में, और ये बनता है माइनर कम मात्रा में। इनको भापीय आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इन दोनों के मिश्रण को भापीय आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। किसको? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को, मिश्रण बनता है। एक इनको भापीय आसवन विधि से ड्राई डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर लेते हैं, अलग। ठीक, भापीय आसवन विधि से अलग कर लेते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ कि इधर इसकी मैकेनिज्म को मैं सपोर्ट करूं तो मैकेनिज्म किस प्रकार से पूरी होगी, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसकी स्टडी एरिल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर करा चुका हूं। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में वहाँ पर मैंने कराई थी फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन मैंने कराई थी, तो उसमें पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसका था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। इसमें भी पहला स्टेप क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। देन सेकंड स्टेप होगा अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड स्टेप क्या होगा? एरोमेटाइजेशन, और फोर्थ स्टेप क्या होगा? जो H+ का निष्कासन जो हुआ है वो आपस में NO2 NO3- से क्रिया करेगा और HNO3 बनाएगा। इधर देखिए,
मैं बताता हूं इसका मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण। ये HNO3 और ये HNO3 आपस में क्या करेंगे, क्रिया। इसका ये OH माइनस ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा, इसका ये H प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जाएगा, ये H प्लस को लेगा ये OH माइनस, तो क्या बना लेगा, ये बनेगा इधर NO2 प्लस N डबल बॉन्ड को ये प्लस, नाइट्रोनियम आयन बन गया, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन प्लस NO3 माइनस, ये निकल जाएगा इधर ये O माइनस NO3 माइनस और साथ ही साथ H2। स्टेप फर्स्ट में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल है NO2 माइनस, ये है E प्लस, ये अटैक करेगा और तो पहला पर, ठीक। तो मैंने कहा अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड में क्या होगा, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन एंड बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण। तो देखो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण कैसे होगा, मैं और तो पर अटैक करा के बता रहा हूँ। ये फिनॉल है, ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे भैया, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोनियम आयन के पास नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। यहाँ पर H ऑलरेडी है बेंजीन वलय पर, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। नॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज के नाइट्रोनियम आयन के पास जाएंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा H यहाँ पर कार्बन बेंजीन वलय पर ऑलरेडी है। इधर क्या होगी स्थिति, डबल बॉन्ड को ये पॉजिटिव लोन पेयर एक है, एक लोन पेयर गया है तभी पॉजिटिव आया। देन यहाँ पर ये तो है NO2 प्लस, ठीक, और एक रहा ये H। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का द्विबंध के साथ संयुग्मन है, रेजोनेंस होगा, इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी जैसे कि फ्रटरक्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर बनी थी, ठीक। अगला स्टेप यहाँ से चालू होगा, स्टेप थर्ड, उसमें क्या होगा, स्टेप थर्ड में एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिकरण कैसे होता है बेटा, इधर ये इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये देगा, H प्लस के रूप में निकलेगा, और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। तो ये वो नेगेटिव ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, लोन पेयर आ जाएंगे ये चीज, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सप्लाई होंगे, H प्लस अलग हो जाएगा, ये हो गया माइनस H प्लस, और साथ ही साथ क्या हो गया यहाँ पर इधर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर ये OH और यहाँ पर ये NO2 और ये क्या निकल गया H प्लस। अब प्रतिस्थापन हो गया ना यहाँ पर H प्लस का। उसके बाद ये स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप फोर्थ के अंदर ये स्टेप थर्ड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेप थर्ड है। स्टेप फोर्थ में क्या होगा बेटाओ, स्टेप फोर्थ के अंदर ये H प्लस NO3 माइनस के साथ क्रिया करके वापस से HNO3 बना लेता है, जो अपन ने HNO3 की उपस्थिति ली थी वैसे कि HNO3 बन जाता है। तो याद रखना, जब कभी भी डाइल्यूट HNO3 की क्रिया 298 केल्विन टेम्परेचर पर फिनॉल के साथ कराई जाती है
तो अपने को ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको कि भापीय आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, अधिक मात्रा में बनता है, ऑर्थो कम मात्रा में बनता है। इसका भी रीजन क्यों, क्योंकि ऑर्थो स्लीपर OH समूह होता है, NO2 के बीच रिपल्सन होगा, रिपल्सन होता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, डाउन हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए कम मात्रा में बढ़ता है। अब इसमें मैंने ऑर्थो पर अटैक करा करके मैग्नीज बताई है, ऐसे ही पैरा पर NO2 अटैक करेगा, अटैक करके ये बना लेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। याद रखना बेटाओ, ये मैकेनिज्म पार्ट है, आपको किसके लिए याद होना चाहिए, इसके लिए आपसे 12th क्लास के अंदर मैकेनिज्म नहीं पूछता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या होता है, तो ये होता है NO2+, क्या होता है, NO2+ नाइट्रोनियम आयन। ठीक, दैट्स ऑल गाइस। चलता हूँ आगे। अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन जो लिए नाइट्रेशन, इस नाइट्रेशन में मैं नाइट्रिकारी मिश्रण, अगर मैं कंसंट्रेट HNO3+ H2SO4 ले लेता हूँ तो अपने को प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो जरा, जब अपन फिनॉल की क्रिया डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 के साथ कराते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ 2 सेकंड में केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं, तब तो मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण। लेकिन इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के साथ अगर करा दी तो फिनॉल कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 के मिश्रण के साथ इसको बोलते हैं नाइट्रिकारी मिश्रण। नाइट्रिकारी मिश्रण, नाइट्रिकारी मिश्रण के साथ फिनॉल ये बनाता है पिक्रिक एसिड। क्या बनाएगा, पिक्रिक एसिड, अर्थात इसकी दोनों फिनॉल की दोनों ऑर्थो स्थितियों पर नाइट्रेशन हो जाएगा और एक पैरा पर हो जाता है, और ये बनेगा 2 इधर बेंजीन वाले पर 1 नंबर फिनॉल पर 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 इसको 6 इसको 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होता है, जिसको कि पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पिक्रिक एसिड के नाम से। ठीक, दैट्स ऑल। तो याद रखना, अगर कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 लेते हैं तो नाइट्रिकारी मिश्रण क्या बनेगा, नाइट्रिकारी मिश्रण बनता है क्या, नहीं, कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 ये नाइट्रिकारी मिश्रण होता है सभी। जब नाइट्रिकारी मिश्रण कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो नाइट्रेशन होगा ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पर, और एक पैरा पर होगा। 3 मोल अपने को H+ निष्कासित होगा रिएक्शन, ठीक है ना। ये 3 मोल H+ ये HSO4- के साथ क्रिया करेगा, और क्रिया करके क्या बना लेगा भैया, HSO4- के साथ क्रिया करके H2SO4 बना लेगा। मैंने मैकेनिज्म इसकी सेम वैसे ही ऑपरेट होगी। इसमें क्या होगा, इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा मैं बता देता हूँ। स्टेप फर्स्ट में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा कि ये OH इधर और ये H2SO4 को मैं HSO4 लिख सकता हूँ। इधर देखो, इसमें एक संयुग्मी अम्ल हो, इसमें दोनों अम्ल हैं, एक तो HNO3 अम्ल है, एक H2SO4 ये भी अम्ल है। अब जब 2 अम्लों की रिएक्शन आपस में करवाएं तो रिएक्शन किस प्रकार से कैरी आउट होगी, किस प्रकार से संपन्न होगी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक वीक एसिड होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एसिड की भांति व्यवहार करता है, जो वीक एसिड है वो बेस की भांति व्यवहार करता है, और यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस होगी, एसिड बेस रिएक्शन संपन्न होगी। तो देखो H2SO4 है, ये प्रबल अम्ल है, किसकी तुलना में, HNO3 की तुलना में। तो HNO3 से निकलेगा ये OH- 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये OH- अलग होगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ये H+ अलग होता है। H+ और OH- ये H2 बना लेंगे, साथ ही साथ ये HSO4- ये निकल जाएगा बाहर, और इधर ये NO2+ ये बाहर निकल जाता है।
स्टेप फर्स्ट हो गया इसका। ये स्टेप फर्स्ट में NO2 प्लस है निकला है, जो अटैक करेगा किसी एक ऑर्थो या पैरा पर, वो एक H प्लस निष्कासित करेगा। एक H प्लस है वो HSO4 के साथ क्रिया करके H2SO4 बना लेता है। वापस से HNO3 प्लस H2SO4 फिर क्रिया करेंगे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस जारी रहता है। क्या रहता है? जारी रहता है। इसमें 3 मोल HNO3 लेंगे अपन और 1 मोल H2SO4 लेते हैं, ठीक, क्योंकि H2SO4 बड़े रिटेंस वापस से बन जाए। दैट्स ऑल, ठीक। इधर देखना, ये रिएक्शन आपको मैंने नाइट्रेशन समझा दिए। अगली इसकी रिएक्शन आएगी नाइट्रेशन के बाद में फ्रेडरक्राफ्ट। इधर फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन देता हूँ, एक तो फ्रेडरक्राफ्ट एल्किलीकरण और एक फ्रेडरक्राफ्ट एसिडीकरण। दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इधर देखो, एक तो फ्रेडरक्राफ्ट एल्किलीकरण है, एक फ्रेडरक्राफ्ट एसिडीकरण। जब फिनोल की क्रिया अपन कराते हैं एल्किल क्लोराइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति, इसकी उपस्थिति में लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो अपने को फ्रेडरक्राफ्ट एल्किलीकरण होगा। और फिनोल में एल्किलीकरण कहाँ पर होगा? ऑर्थो और पैरा पर होगा। इस फिनोल की क्रिया जब एल्किल क्लोराइड के साथ CH3Cl के साथ कराते हैं, लुईस अम्ल उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है ना, AlCl3 निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, अंधकार लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा बेटा? इस मेथिल समूह का समावेश इसकी ऑर्थो और पैरा पर हो जाता है। इधर ये OH इसकी एप्सो के सापेक्ष ये पैरा, और ये एप्सो के सापेक्ष ये OH और, तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? एक तो प्राप्त होगा पैरा क्रिसोल, और एक प्राप्त होता है अपने को ऑर्थो क्रिसोल। इसमें पैरा क्रिसोल क्या बनता है? मेजर, ये बनता है माइनर। ये कहलाती है फ्रेडरक्राफ्ट एल्किलीकरण। देखो इधर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसकी क्रिया कोई और किसी हायर एल्किल क्लोराइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ करा सकता हूँ। निर्जल AlCl3 के स्थान पर FeCl3 ले सकता हूँ। इधर CH3Cl के स्थान पर CH3Br ले सकता हूँ। यहाँ पर निर्जल AlCl3 की जगह पर AlBr3, अर्थात लुईस अम्ल उत्प्रेरक लेंगे और अंधकार लेंगे, ठीक। तो ये कहलाएगी फ्रेडरक्राफ्ट एल्किलीकरण, अर्थात एल्किल समूह का समावेश इसकी ऑर्थो और पैरा पर होता है, ठीक। इधर देखना, इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा कि AlCl4 AlCl3 ये क्रिया करेगा CH3Cl के साथ और ये बनाएगा CH3 प्लस। ये आपको मैंने इधर फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन की मैकेनिज्म मैंने इसके अंदर हेलोएल्केन वाले पार्ट के अंदर एरल हैलाइड में आपको कराइए, मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा मैकेनिज्म को, इसी में मैं कराता हूँ फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखो, जब फिनोल की क्रिया मैं कराऊँ एसिटिल क्लोराइड के साथ या एसिल क्लोराइड के साथ, ये लिया, और यहाँ पर लूँगा उत्प्रेरक लोग लेता हूँ मैं निर्जल FeCl3 या AlCl3, ठीक, और अंधकार लूँगा, तो ये इसके साथ क्रिया करके, इसके साथ ये फिनोल CH3COCl के साथ क्रिया करके इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इसका समावेश हो जाता है, और अपने को पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन का फिनोल प्राप्त होता है। इसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, यह है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, ठीक।
कोई दिक्कत किसी को? तो जब फिनोल की क्रिया अंधकार में इधर एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं निर्जल FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एसिटॉक्सी समूह का समावेश इसकी पैरा पर और ऑर्थो पर होता है। कोई दिक्कत किसी को? और अपने को पैरा प्रोडक्ट मेजर प्राप्त होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा। इसके भी मैकेनिज्म के स्टेप फर्स्ट के अंदर ये एल्किलीकरण है, चाहे एसिडीकरण हो। ARSE का पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेहिका निर्माण, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेहिका निर्माण। तो यहाँ पर ये CH3 स्टेप फर्स्ट में CH3COCl, इधर इसकी क्रिया AlCl3 या FeCl3 के साथ कराऊंगा या FeCl3 के साथ कराऊंगा, निर्जल लूंगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- के रूप में जाएगा। ये इसको कौन करेगा? Cl- को AlCl3 या FeCl3। इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गए तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये एसाइल कार्बोकेटायन बन गया पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ AlCl4- निकल गया बाहर, या FeCl4-। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है इसकी ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। तो उसके बाद क्या होगा? अगला ये स्टेप सेकंड में क्या होगा? अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन फिनोल, बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल, ठीक, फिनोल की बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेहिका आक्रमण। सेकंड स्टेप है फिनोल की बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेहिका आक्रमण। देन थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप एरोमेटाइजेशन होगा। और फिफ्थ स्टेप पे जो H+ निकला है सॉरी फिफ्थ नहीं, फोर्थ स्टेप पे जो H+ निकला है वो AlCl4- के साथ क्रिया करके वो AlCl3 अलग कर देगा और HCl अलग कर देगा। अर्थात ये AlCl4- या FeCl4- ये फोर्थ स्टेप के अंदर H+ को लेकर के ये HCl प्लस AlCl3 अलग कर देगा। इस प्रकार से ये फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की मैकेनिज्म आपको मैंने शॉर्ट में बता दिए, विस्तार पूर्वक इसको मैंने एरल हैलाइड के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपका फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन तो हो गया, ये फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन तो ये हो गया, और फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ही होगा। ये क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। ये क्या है? फ्रेडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। और ये है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिडीकरण। ये फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है और ये फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चले आगे, ये पूरा होता है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देन इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो अपन पढ़ेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण। देखो उसमें क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब फिनोल की क्रिया अपन पोलियम के साथ या सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा? जब फिनोल की क्रिया अपन पोलियम या सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 सांद्र और SO3 का मिश्रण, जो कि क्या बनाता है? पोलियम। क्या बनाता है? पोलियम। या मैं कह दूं कि फिनोल की क्रिया सल्फोनेशन रिएक्शन है, अभी सल्फोनीकरण। जब फिनोल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, या पोलियम के साथ कराते हैं, या पोलियम H2O7 ये बोलता है पोलियम, या इसकी क्रिया कराएं अपन, या इसकी क्रिया कराते हैं अपन सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 का मिश्रण ये होता है सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो याद रखना, जब फिनॉल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 अर्थात सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम के साथ कराते हैं तो अपने को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की प्राप्ति होती है। ये प्राप्त होगा इसके अंदर, ये OH और ये SO3H, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इधर ये प्राप्त होगा अपने को ऑर्थो हाइड्रोक्सी ये SO3H ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये अपने को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। ये बनता है मेजर और ये बनता है माइनर। तो याद रखना, जब फिनॉल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 प्लस H2SO4 या ओलियम के साथ या सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सल्फोनीकरण बेंजीन और फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पर होगा और अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की प्राप्ति होगी और अल्प उत्पाद के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की। ठीक, इधर इसकी भी ये भी प्रोडक्ट एल्काइलेशन का है, सल्फोनेशन का, एल्काइलेशन का नहीं सल्फोनेशन का। इसकी मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रिक प्लस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे बनता है? देखिए, कंसंट्रेट H2SO4 लिया है तो कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब H2SO4, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन OH और ये इधर HSO3, कोई दिक्कत है किसी को? और इधर ये HSO4 इधर, तो इसका ये OH माइनस ये दो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर लेकर के जाएगा, ये OH माइनस के रूप में जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा HSO4 माइनस और यहाँ पर रह जाएगा HSO3 प्लस। तो क्या होगा? ये इधर ये निकल जाएगा HSO3 प्लस और इधर ये HSO4 माइनस और साथ ही साथ H2। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज क्या होती है? HSO3। कई बार ये पूछ लेता है कि सल्फोनीकरण अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है? आपको ऑप्शन में एक मिले HSO3 प्लस और एक मिले SO3। तो याद रखना आप करके आओगे SO3। ये SO3 ये न्यूट्रल उदासीन इलेक्ट्रोफाइल होता है, उदासीन इलेक्ट्रोफाइल। एक्चुअल में सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर वास्तव में इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है। क्या होता है? SO3। लेकिन अपनी जो बुक है RBSc के अंदर उसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये तरीका दे रखा है कि इसका OH माइनस और इसका H प्लस, ये H2 बाहर निकाल देंगे, HSO4 प्लस बनेगा, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है। इसके अंदर सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं ना, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3, तो इसके अंदर जो SO3 की जो वेपर होती है, ये SO3 की वेपर एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति बाहर करती है और ये ही बेंजीन वलय की ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगी। ठीक है, देन ये इलेक्ट्रॉन फाइल है, ये अटैक करती है तो इसकी ऑर्थो स्थिति पर अटैक करेगी तो ऑर्थो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। और जब पैरा पर अटैक करती है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, न कि HSO3 प्लस होता है इलेक्ट्रोफाइल। इसमें SO3 जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये क्या करेगा बेटाओ? ये करेगा अटैक स्टेप सेकंड के अंदर कि बेंजीन वलय फिनॉल की बेंजीन वलय पर SO3 का आक्रमण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रॉन स्नेही का
इलेक्ट्रॉन इसलिए SO3 का फिनोल की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर आगमन। तो मैं ऑर्थो पर अटैक करके बता रहा हूँ। ये फिनोल लिया, लोन पेयर है इसके पास में, SO3 दे रहा, डबल बॉन्ड O, ये S डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर हो जाएंगी, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ पर H ऑलरेडी मौजूद है, क्या होगा इधर डबल बॉन्ड O, ये H लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, ठीक है ना। और इधर क्या है, ये H, कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया। ये S तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है इसमें फिनोल, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद स्टेप सेकंड होगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा, एरोमेटाइजेशन। स्टेप थर्ड में एरोमेटिकरण क्या होगा, तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो O प्लस, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के लोन पेयर के न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाता है, प्लस नेगेटिव चार्ज को ग्रेड करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा उदासीन, लोन पेयर आ जाएंगे। ये O माइनस इस H प्लस को ले जाएगा और H प्लस को लेकर के H प्लस यहाँ पर आता है, तो स्थिति क्या होगी बताओ, ये OH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये OH, ये बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी प्रकार से ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये सल्फोनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो समाप्त होती है, ठीक। तो आपको मैंने सल्फोनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बता दी है। आपको प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन, प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, इधर नाइट्रेशन और इधर सल्फोनेशन की मैकेनिज्म आपको बता दी है। नेक्स्ट मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ ब्रोमीनीकरण। ये अगला है ब्रोमिनेशन, ब्रोमीनीकरण। वो कैसे होगा तो याद रखना, जब फिनोल की क्रिया हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, किसके साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में, और जब फिनोल की क्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ में कराते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं अपन एक्सेस के अंदर, तो फिनोल ब्रोमीन वाटर के जो गुलाबी रंग है इसको गायब कर देता है, गुलाबी रंग उड़ जाता है और अपने को 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल की। तो ये है ब्रोमिनेशन। अगला एग्जांपल है ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनीकरण। तो जब फिनोल की क्रिया Br2 के साथ कराते हैं, अर्थात ये ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तो इसकी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर Br का समावेश हो जाएगा, ठीक, और 3HBr निकल जाते हैं बाहर, H प्लस निकलेगा तो Br माइनस के साथ क्या करेगा, ये बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है कि Br2 है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बता रहा हूं स्टेप फर्स्ट के अंदर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसके अंदर कैसे होगा, जो Br2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, इससे बंध का इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, इस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके जाएगा। जैसे ही छोड़ के जाता है तो ये Br माइनस अलग हो जाएगा और साथ ही साथ ये Br प्लस अलग। ये Br प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये Br प्लस अटैक करेगा इसके ऊपर। ब्रोमीन Br प्लस है जो इलेक्ट्रोफाइल है और Br माइनस है न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने बताया था कि X प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है जबकि X माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक।
ये Br+ ये अटैक करेगा सेकंड स्टेप के अंदर, पहले एक ऑर्थो पर अटैक करेगा, फिर एक पैरा पर अटैक करेगा, फिर वापस से एक एर्थो पर अटैक करेगा। तो इस प्रकार से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस से कि जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाती है, किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। और यहाँ पर ब्रोमीन वाटर जब एक्सेस में लेते हैं तो फिनॉल इस ब्रोमीन वाटर के गुलाबी रंग को क्या कर देती है? उड़ा देती है और अपने को उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की प्राप्ति होती है। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन इसी फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ में कार्बन डाइसल्फाइड ब्लाइक के अंदर, इसके साथ में कार्बन डाइसल्फाइड ब्लाइक के अंदर या कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लाइक के अंदर 373 केल्विन टेम्परेचर पर कराई जाती है। इधर कार्बन डाइसल्फाइड ब्लाइक के अंदर या CCl4 ब्लाइक के अंदर 373 केल्विन, सॉरी 373 नहीं 273 केल्विन टेम्परेचर, 373 नहीं, इसके अंदर 273 केल्विन टेम्परेचर पर कराई जाती है Br2 के साथ, Br2 वाटर के साथ में। तो अपने को जो उत्पाद प्राप्त होता है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल नहीं होकर के अपने को मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा, अर्थात अपने को एक तो पैरा ब्रोमोफिनॉल और एक अपने को प्राप्त होगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बनता है। तो एक बनेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल और एक बनता है अपने को ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। तो याद रखना, जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड CH2 क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड ब्लाइक के अंदर 273 केल्विन टेम्परेचर पर कराई जाती है ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया, कार्बन डाइसल्फाइड ब्लाइक और कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लाइक के अंदर 273 केल्विन टेम्परेचर पर, तो अपने को मोनोब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। मुख्य उत्पाद इसमें पैराब्रोमो क्या प्राप्त होगा? पैराब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये मेजर बनता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल माइनर बनता है। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं अपन। ये इसकी ब्रोमोनेशन रिएक्शन हो गई, नाइट्रेशन हो गई, ब्रोमिनेशन हो गई। इसकी मैं नेक्स्ट रिएक्शन लेता हूँ फ्रिस रिएजमेंट, फ्रिस पुनर्विन्यास, उसको बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर फ्रिस पुनर्विन्यास क्या है? इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो फ्रिस पुनर्विन्यास है। एक्चुअल में जो फ्रिस पुनर्विन्यास है ये फोटो केमिस्ट्री के अंदर भी आता है और ये ARAC के अंदर भी आता है। इसके दोनों, लेकिन ये टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है। एक्चुअल में इसको पढ़ते हैं फोटो केमिस्ट्री के अंदर। ये पीरियडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से होगी ये। ठीक, कि जब फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं प्रीडीन की उपस्थिति में, ये एसिटिल क्लोराइड प्रीडीन की उपस्थिति में, तो अपने को फेनिल एस्टर बनता है। क्या बनता है? फेनिल एस्टर। ये HCl निकल जाएगा बाहर। ये HCl प्रीडीन के साथ क्रिया करके प्रीडीनियम क्लोराइड बना लेता है। और रिएक्शन कौन सी है? फ्रिस पुनर्विन्यास। फ्रिस पुनर्विन्यास रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है कि जब फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो अपने को ये बनता है फेनिल एस्टर। क्या बनता है? फेनिल एस्टर बनता है। ठीक, ये फेनिल एस्टर बन गया। अब इस फेनिल एस्टर का अपन नाइट्रोबेंजीन ब्लाइक के अंदर, किसके अंदर? नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट के अंदर, नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट के अंदर निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट के अंदर निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट करते हैं। याद रखना,
जब इसको किसको, फेनिल एस्टर को, इसको बोलते हैं फेनिल एथिलोएट, फेनिल एथिलोएट, फेनिल एस्टर के अंदर, फेनिल एस्टर को नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट के अंदर निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करते हैं तो 333 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर, 333 केल्विन से कम टेम्परेचर पर अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। इसका जो ये एसिटिल समूह है, इस एसिटिल समूह का समावेश हो जाता है पैरा स्थिति पर। अपने को प्रोडक्ट मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल 333 केल्विन से निम्न ताप पर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। लेकिन जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 333 केल्विन टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर लिया जाता है तो अपने को इस एसिटिल समूह का समावेश हो जाता है ऑर्थो पर। अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में ये बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ये बनता है 3 से जब परिस्थिति हो ही रहेंगी तो ये बनता है मुख्य उत्पाद के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। यहां पर बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। तो याद रखना आप कि जब फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो अपने को फेनिल एस्टर बनता है, फेनिल एथिलोएट एस्टर बनता है, जिसको कि नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट के अंदर लेकर के निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसको, इस फेनिल एस्टर को। तो ये थर्मोडायनामिक्स कंट्रोल रिएक्शन है, ये फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है एक्चुअल में। तो इसको जब गर्म करते हैं तो 333 केल्विन या इससे कम टेम्परेचर पर तो अपने को इस एसिटाइल समूह का समावेश पैरा पर हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल बनेगा। लेकिन 333 केल्विन या इससे अधिक तापमान पर जब गर्म करते हैं तो अपने को ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल की प्राप्ति होती है। ये बनता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में कब, 333 से अधिक तापमान पर और 333 से कम तापमान पर यह बनता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। याद रखना ये फ्रेश रिएक्शन, तो आपकी ये फ्रेश रिएक्शन कंप्लीट होती है, नो डाउट आप हो तो किसी को पूछ लो गए। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है वो है फार्मलीकरण। कौन सी है, फार्मलीकरण। और इस फार्मलीकरण में अपन पढ़ेंगे पहले ये फार्मलीकरण की तो डफ रिएक्शन है, एक राइमर-टीमान रिएक्शन है और एक है इसके अंदर गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, तो आप इन दोनों तीनों रिएक्शनों को पढ़ते हैं अपन। तो इस फ्रेश रिएक्शन समाप्त होती है। नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूँ आपके लिए, वो है गाटरमान अभिक्रिया। तो देखो गाटरमान अभिक्रिया अलग है, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अलग है। दोनों में भिन्नता क्या है अभी बताऊंगा। ये दोनों रिएक्शन क्या है मैं बोल रहा हूँ अभी थ्योरीज की। मैं पहले लेता हूँ गाटरमान रिएक्शन। यहाँ पर फार्मलीकरण आएगी, फार्मलीकरण। जो फार्मलीकरण में पहली रिएक्शन ले रहा हूं गाटरमान, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन क्या है सुनना भैया कि फार्मलीकरण क्या है कि बेन जो फिनोल लिया है इस फिनोल में जो एल्डिहाइडिक समूह है उस एल्डिहाइडिक समूह के समावेश को बोलते हैं अपन फार्मलीकरण। क्या बोलते हैं, फार्मलीकरण। जब फिनोल की ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर इसका एल्डिहाइडिक समूह का समावेश हो जाता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं अपन फार्मलीकरण, अर्थात फॉर्मल समूह का समावेश। फॉर्मल समूह होता है HC डबल बॉन्ड O, अर्थात
फॉर्मेलिटी से दिया गया है ये HC डबल बॉन्ड फॉर्मल समूह, इस फॉर्मल समूह का समावेश कहलाएगा फॉर्मेलिका। तो इस फॉर्मल समूह का समावेश कौन कौन सी रिएक्शन से हो सकता है? एक तो गाटरमान से हो सकता है, दूसरा राइबर-टीमान से हो सकता है, और तीसरा डफ रिएक्शन से हो सकता है। तो इन तीनों रिएक्शनों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। पहली रिएक्शन लेता हूं मैं यहाँ पर गाटरमान रिएक्शन। जो गाटरमान रिएक्शन है क्या एक्चुअल में, कि जब फिनॉल की क्रिया HCl के साथ, मैं वापस से बोल रहा हूं, जब फिनॉल की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl एवं HCl के मिश्रण के साथ कराई जाती है, तो पहले संगत एलिडमीन बनती है। पहले संगत क्या बनेगी? एलिडमीन, जिसका कि जल अपघटन कराते हैं तो अपने को सैलिसिलिक एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। सुनना कि ये दिया है अपन ने कि जब फिनॉल की क्रिया HCl और HCN के मिश्रण से कराते हैं, HCl और HCN के मिश्रण से कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की, निर्जल AlCl3 ले लें या निर्जल ZnCl2 ले लें, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति, जब फिनॉल क्रिया HCl और HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो संगत ये इमीन बनती है, CH डबल बॉन्ड ANH। जो संगत इमीन बनेगी इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराएं जल अपघटन, तो जैसे ही जल अपघटन कराते हैं तो इसके दोनों के दोनों ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नाइट्रोन की विद्युलता ज्यादा है, नाइट्रोन पर क्या आएंगे? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज से क्या जुड़ेगा? H+, तो ये एक H तो ऑलरेडी है और 2 H और जुड़ जाएंगे तो NH3 अलग हो जाता है। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से क्या जुड़ेगा? OH- इधर, तो यहाँ पर ये OH और ये CH और इस पर ये 2 OH आ जाते हैं। एक कार्बन पर 2 H क्या होंगे? अस्थाई। ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, -H2O बाहर निकल जाएगा और अपने को किसकी प्राप्ति हो जाएगी? ये फिनॉल और इसके अंदर ये CHO, ये बन जाएगा ये बन जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक, जब फिनॉल क्रिया HCl और HCl के साथ कराते हैं संगत एरिडीमीन बनती है, इमीन बनती है। ये संगत क्या है? फिनॉल की संगत इमीन। ठीक, और जिसका जल अपघटन कराएंगे तो अपने को सैलिसिलिक एल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। तो देखो ये HCl HCN के साथ क्रिया करेगा C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ में, तो ये क्या बनाता है बेटा? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ये बनाएगा ये CH डबल बॉन्ड NH और ये Cl, ये बनाता है इधर ये इलेक्ट्रॉन, इधर याद रखना, और ये बनता है CH Cl डबल बॉन्ड NH। ये अटैक करता है इसके ऊपर, ये दोनों क्रिया एक्चुअल में ये दोनों HCl और HCN निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में दोनों क्रिया करके ये CH डबल बॉन्ड NH और ये Cl बनाते हैं। ठीक, ये इसकी ऑर्थो पर अटैक करेगा, ये H और Cl, HCl निकल जाता है बाहर और संगत इमीन ये बन जाती है CH डबल बॉन्ड NH। वो आपको मैंने ऊपर बता दिया रिएक्शन के अंदर। ठीक, इस प्रकार से क्लोरीमीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्लोरीमीन। ठीक, वो क्लोरीमीन क्रिया करती है
तब किससे फिनोल से, तो क्या बनाती है, संगत इमीन बनाती है। क्या बनाती है, संगत इमीन। जब इसका अपन जल अपघटन कराते हैं तो अपने को इधर जल अपघटन कराएंगे तो अपने को ये बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। याद रखना इसमें अगर ये क्लोरीमीन, ये इधर गाटरमान रिएक्शन लिया है मैंने कि जब HCl और HCl की क्रिया कराते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर ये क्लोरोएमीन बनेगा। अब ये फिनोल के अंदर ये क्लोरोएमीन निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अगर ये ऑर्थो पर अटैक करता है तो अपने को जो संगत इमीन बनती है वो संगत इमीन ये वाली बनेगी, और ये संगत इमीन जो बनने वाली है इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जल अपघटन, तो अपने को ये प्राप्त होगा। अर्थात इस बंद, ये दोनों बंद ब्रेक होंगे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर ये दो नेगेटिव चार्ज से H+ जुड़ेगा, ये NH3 बन जाएगा, और कार्बन पर दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इससे OH- जुड़ेगा तो ये बन जाएगा। इधर जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो अपने को सैलिसिलिक एसिड की एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। यदि ये जो क्लोरीमीन है अगर पैरा स्थिति पर अटैक करता है, इसमें इस पर पैरा स्थिति पर अटैक करता है तो इधर ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, ये संगत इमीन बनेगी। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपन तो दोनों इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाते हैं, तो इधर क्या होगा भाई, ये OH नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज से दो H जुड़ जाएंगे, NH निकल जाएगा बाहर, इस कार्बन पर दो पॉजिटिव चार्ज से OH जुड़ जाएगा, तो अपने को H2 बाहर निकल जाता है। OH एक कार्बन पर दो H क्या होते हैं, स्थायी, ये H2 बाहर निकल गया, और अपने को किसकी प्राप्ति हो जाती है, ये OH और ये CH, तो अपने को प्राप्त होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। जब क्लोरीमीन अटैक करती है पैरा पर तो ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, जब ऑर्थो पर अटैक करती है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन। याद रखना कि इस ऑर्थो स्थिति पर अटैक करती है तो इस OH ग्रुप पर से इमीन ग्रुप के अंदर प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने को सैलिसिलिक एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में नहीं मिलता है, अल्प उत्पाद के रूप में मिलता है। मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन की प्राप्ति होती है गाटरमान रिएक्शन के माध्यम से। ठीक, उसके बाद गाटरमान कंप्लीट होती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब फिनोल की क्रिया HCl और HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले संगत इमीन बनती है। उस बनने वाली संगत इमीन का जब अपन क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में किसकी प्राप्ति होगी, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्ति होती है अपने को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन की, और अल्प उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्ति होती है किसकी, सैलिसिलिक एल्डिहाइड की। ठीक, इधर ये गाटरमान रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मैंने सैलिसिलिक एल्डिहाइड इससे बनना बता दिया आपके लिए। स्टेप फर्स्ट के अंदर ये क्लोर फॉर्मेलिन बनेगी, फॉर्मेलामीन, क्लोर फॉर्मेलामीन ये बनती है जो कि अटैक करती है यहाँ पर इसकी पैरा पर, इसका Cl और ये H, ये HCl निकाल देंगे बाहर और ये बन जाता है। ठीक, संगत इमीन फिनोल की संगत इमीन बन जाएगी, जिसका भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये स्थिति होगी। एक कार्बन पर दो H क्या होते हैं, अस्थाई, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, ये OH, इसका H और इसका OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और ये CHO ग्रुप आ जाता है। अगली नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी गाटरमान। इस गाटरमान रिएक्शन की अपन स्टडी उस चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, किसके अंदर, हेलो एल्केन के अंदर, जहाँ पर क्लोरोफॉर्म पढ़ाई थी मैंने, उसमें बताई थी कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनोल के साथ इधर एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में इधर सैलिसिलिक एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है, और इस अभिक्रिया को
लाइबर्टीमान अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अपक्रिया के अंदर मध्यवर्ती स्पीशीज डाइक्लोरोकार्बिन होती है जो कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप इसको हेलोएल्केन के अंदर जो क्लोरोफॉर्म पढ़ाया है उससे देख सकते हैं उस रिएक्शन को। नेक्स्ट इसकी डप रिएक्शन आती है, उस डप रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। डप रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। लाइबर्टीमान के बाद आती है डप रिएक्शन। जब देखो डप में क्या होगा, जब फिनोल की क्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के साथ मतलब बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। मैं अगली रिएक्शन लेता हूँ डप। डप रिएक्शन में भी फॉर्मलीकरण होगा और सैलिसिलिक एल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। इसमें क्या होगा कि फिनोल की क्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन और बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले संगत इमीन बनती है जिसका कि अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने को फॉर्मेल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड की नहीं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ये लेते हैं डप रिएक्शन, डप अपक्रिया। देखो फिनोल की क्रिया जब कराते हैं अपन हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के साथ और बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में तो ये बनता है क्या, पहले संगत इमीन बनती है, ये CH डबल बॉन्ड एंड ये CH3, ठीक। मिथाइल प्रतिस्थापी संगत इमीन बनती है जिसका कि अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एक दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, नाइट्रोजन की ओर जाएंगे तो प्राइमरी एमीन निकलेगी क्या, CH3, ये NH2 ये बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ इधर ये एक कार्बन पर दो OH आ जाते हैं, CH और OH। तो कार्बन की विद्युतता क्या है, कम, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, नेगेटिव से क्या जुड़ेगा H+, दो H+ जुड़ गए, NH2 निकल गया, CH3NH2 1 डिग्री एमीन, और एक कार्बन पर दो OH जुड़ गए जो कि क्या होते हैं अस्थाई, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं -H2। तो अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिल जाएगा, ये मुख्य उत्पाद के रूप में मिल जाता है अपने को सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो याद रखना डप रिएक्शन में क्या होता है कि जब फिनोल की क्रिया, ये है फिनोल, जब फिनोल की क्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, यह है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, टेट्रामीन के साथ, टेट्रामीन बोरिक अम्ल के साथ कराते हैं ग्लिसरॉल की उपस्थिति में तो ये मिथाइल प्रतिस्थापी संगत इमीन बनती है जिसका कि अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अपने को ये स्थिति बनेगी और अंत में जलमघटना कराने पर अपने को सैलिसिलिक एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। ये रिएक्शन कहलाती है डप रिएक्शन, ठीक है। ये हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन अपन उसके अंदर भी काम बनता है जब यूरिया और जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अपन अमोनिया के साथ कराते हैं, जब भी हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है। इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, इधर ये CH2, ये CH2 और इधर ये CH2, इधर ये सेंटर में नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में ये CH2, इधर ये CH2 और इधर इस नाइट्रोजन के बीच में CH2। ये होती है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। देखो एक CH2 ये गिरा 2, एक गिरा 3, एक गिरा 4 CH2 और एक गिरा 5 और एक गिरा 6 तो CH2 हो गए। नाइट्रोजन 1 2 3 4, ये इसकी संरचना होती है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन जिसकी क्रिया अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं। जब अमोनिया की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, अमोनिया क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तब बनती है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन जिसको कि यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। और हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का उपयोग किया जाता है डप रिएक्शन के अंदर।
तो आपकी ये डफ रिएक्शन कंप्लीट होती है। जब फिनॉल की क्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन और बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले संगत मिथाइल प्रतिस्थापी इमीन बनती है, जिसका कि अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोन की ओर जाएंगे, नाइट्रोन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दो नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, 2H+, तो ये CH3NH2 बाहर निकल जाता है। इस कार्बन पर दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इस पर OH- आता है, तो ये OH- यहाँ पर जुड़ेगा, इधर ये OH- दो यहाँ पर जुड़ते हैं, ये आपस में इंटरेक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मलीकरण कंप्लीट होता है। फॉर्मलीकरण के अंदर पहली रिएक्शन राइमर-टीमान कराई आपको मैंने, सेकंड रिएक्शन राइमर-टीमान होगी और थर्ड रिएक्शन डफ रिएक्शन है। कल आपको कार्बोक्सिलेशन कराएंगे, फिनॉल में कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। थैंक यू।